हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू रहा है और इसको कंटिन्यू रखूँगा। और इसके अलावा हमने पॉलिटी का भी क्लास और मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री का भी क्लास कंटिन्यू रखा हूँ। हालाँकि मिडाइवल हिस्ट्री अब अंतिम छोर पर पहुँच चुका है, एक आध दो वीडियो और बचा होगा, उसको भी करवा देंगे तो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री की ओर सफ़र करेंगे, उसको भी देखेंगे, उसको भी समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से हमें प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम जन्मों जन्म तक आपका आभारी प्रकट करता हूं और जन्मों जन्म तक आप सभी के साथ, आप सभी के सेवक में रहूँगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जर्मनी का एकीकरण। तो दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी क्लास कब तक रहेगी, कब तक चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनके लिए बस थोड़ा सा एक दो लाइन से मोटिवेट करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ। ये दो लाइन किसी भाई के द्वारा ही लिखा गया है, उसको मैं यहाँ पर दो अक्षरों में बयां करने का प्रकट करूँगा। वो क्या है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नए मंजिलों की तरफ, यहाँ से चले हैं नए मंजिलों की तरफ। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को। आप सभी बताना हमारा ये प्रयास कैसा रहता है और एक कमेंट्स जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं, आपको बोर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत टाइम पास करते हैं। दोस्तों टाइम नहीं, टाइम आपके पास बहुत है, आपके पास ज़िंदगी का अमूल्य समय, तो आप उन चीज़ों में लगा देते हैं जिनसे कि आपको नुकसान होता है, और अच्छाइयों की तरफ तो उन समय को लगाते हैं जो आपको बुरा समय लगता है। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, हम अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हमारा क्लास है आज का जर्मनी का एकीकरण। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा गया है, जर्मनी का एकीकरण। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, एक थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति बताते हैं, बट उसके पहले थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से होता है। तो जर्मनी का एकीकरण, इसके पहले हमने बताया था इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण में बताया था कि इटली के एकीकरण का मेन कारण क्या था, भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार। सेम उसी प्रकार से हमारा जो जर्मनी का एकीकरण भी हुआ, भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार ही हुआ। अब इन द सेंस कि भौगोलिक अवस्थिति जो है वह पूरे इटली छोटे छोटे 31 प्रांतों में विभक्त था। इसके पहले हमने बताया था कि इटली भी जो हमारी थी वह छोटे छोटे 13 प्रांतों में विभक्त थी। लेकिन इटली और जर्मनी में अंतर यह है कि जर्मनी छोटे छोटे 31 प्रांतों में विभक्त था। इसका ध्यान से रखिएगा। अब बात आती है कि जब 31 छोटे छोटे प्रदेशों में विभक्त था और उन छोटे छोटे प्रदेशों में आपस में एकता नहीं थी, और उसी एकता को रखते हुए जिन्होंने आपस में मिलाने का प्रयास किया, जिन्होंने एकीकरण करने का प्रयास किया, उनका नाम इतिहास के कोरे पन्नों में अंकित है। तो दोस्तों आप लोग, हम चलते हैं अपने जर्मनी के एकीकरण के संबंध में, बट उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जर्मनी का अवस्थिति कहाँ है। तो जर्मनी का अवस्थिति एक देखिए, ये क्या हम थोड़ा सा बताते हैं। ये जर्मनी है, हालांकि मैप पर मत जाइएगा, बस लोकेशन पर जाइएगा। और इसके यहाँ पर है एक राज्य, एक देश है, उसको भी अभी बताते हैं। और यहाँ पर एक देश इस प्रकार से है, इसको भी बताता हूँ। तो देखिए ये क्या है, हमारा जर्मन, ये क्या है, जर्मन है। और यहाँ पर क्या है, ये है फ्रांस।
इसको क्या कहते हैं? फ्रांस। और ये जो थर्ड नंबर का है इसे कहते हैं पोलैंड, इसी का नाम है पोलैंड। आप कहीं इतिहास में पढ़ते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि पोलैंड किससे सटा हुआ प्रदेश है, किससे सटा हुआ देश है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। हमारी जो बात थी वह यह बात थी कि यहाँ पर हमने 2 लाइन इस प्रकार से खींचा और यहाँ पर हमने भी 2 लाइन इस प्रकार से खींचा। फर्स्ट लाइन को हमने नाम दिया, यानी कि हमने कहा फ्रांस और जर्मन के बीच में 2 सीमा रेखा हैं और उन सीमा रेखा का क्या नाम है? तो एक का नाम है मैगी नॉट, मैगी नॉट, और एक का नाम है मैगी नॉट और दूसरे का नाम है सिगफ्राइड, सिगफ्राइड। क्या नाम है? सिगफ्राइड। एक का नाम है मैगी नॉट, दूसरी का नाम है सिगफ्राइड। अब देखिए ये दोनों रेखाओं का नाम हो गया। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैगी नॉट का स्थिति किन 2 देशों के बीच में है, तो आपको आंसर देना होगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। सिगफ्राइड का अवस्थिति किन 2 देशों के बीच में है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। अब आगे चलते हैं कि जो जर्मनी है और जो पोलैंड है इनके बीच में कौन से 2 सीमा रेखा आते हैं, तो उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट जो सीमा रेखा आता है इसको कहते हैं ओडरनीसे। क्या कहते हैं? ओडरनीसे, ओडरनीसे कहते हैं। और दूसरा जो आता है इसे कहा जाता है हिडेनबर्ग, हिडेनबर्ग। अब दोस्तों यहाँ से 2-2 4-4 क्वेश्चन बनती हैं और आपके नज़रों के सामने इस प्रकार से बयां कर दिया हूँ कि जो फ्रांस और जर्मन के बीच में मैगी नॉट और सिगफ्राइड 2 सीमा रेखा हैं और जर्मन पोलैंड के बीच में ओडरनीसे और हिडेनबर्ग 2 सीमा रेखाएं हैं। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो कोई भी बुक उठा करके देख लीजिएगा, जहाँ पर जर्मनी का एकीकरण या फिर और सभी क्वेश्चन दिए रहेंगे वहाँ पर आपको ये 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भूगोल से रिलेटेड है, तो हालांकि वैसा नहीं हो सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में दिया होगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखना होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और आगे की तरफ चलने से पश्चात हम लोग चर्चा करेंगे कि जो जर्मनी का एकीकरण करने वाले ऐसे महान व्यक्ति का नाम आपको तो याद रखना ही होगा। तो आपको पहला फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको लिखना होगा कि जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था। तो उन महान शख्स का यहाँ पर हम नाम लिख रहे हैं जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को ही दिया जाता है। यानी कि बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण को प्रारंभ किया कि हम जर्मनी के एकीकरण को लागू करेंगे और जर्मनी पूरे जो प्रांतों में विभक्त था उसे हम एक करने का प्रयास करूँगा। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा आगे पॉइंट की ओर, और आगे पॉइंट की ओर चर्चा करेंगे कि जर्मनी का स्थिति क्यों खराब था। तो जर्मनी का स्थिति इसलिए खराब था कि वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं थे और आर्थिक स्थिति इतनी डैमेज हो चुकी थी कि लोग आपस में ही मारते या फिर आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और दूसरे को पराजित करते और उसका धन इकट्ठा करते। इस प्रकार से पूरे जर्मनी में एक अंधविश्वास सा फैल गया और देखा गया कि बिस्मार्क जी ने इटली को और जर्मनी को एकीकरण करने का प्रयत्न किया। अब जर्मनी का एकीकरण होता है और जर्मनी के एकीकरण के बाद में वहाँ पर औद्योगिक धंधे, उद्योग, कारखाने इस प्रकार से लगाए जाते हैं जिससे कि पूरी जर्मनी का विकास होने लगता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ कि जर्मनी का जो प्रांत है, जर्मनी एकीकरण से पहले
से पहले 31 प्रांत में विभक्त था। कितने प्रांतों में? तो बताएंगे आप लोग कि 31 प्रांतों में विभक्त था। अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और आगे की तरफ चर्चा करने के पश्चात इसको थोड़ा सा डिलीट कर दें। यहाँ पर जर्मनी लिखी है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आज डस्टर पता नहीं कौन ले गया, यहाँ से मिल ही नहीं रहा है, कागज से मिटाना पड़ रहा है। तो चलते हैं आगे की चर्चा करते हैं कि जर्मनी में पहली बार लोगों ने बिस्मार्क के नेतृत्व में एकीकरण करने का प्रयास किया गया। इसको हमने लिख दिया। अब हम चर्चा करेंगे कि जर्मनी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, औद्योगिक स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होता गया और औद्योगिक स्तर में वृद्धि विकास होने लगा। इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि नेपोलियन ने जर्मनी के राजाओं को एक जर्मन संघ की स्थापना की। यानी कि नेपोलियन का आप लोग नाम सुने होंगे, नेपोलियन का नाम सुने होंगे। नेपोलियन प्रथम ने जर्मनी में एक जर्मन संघ की स्थापना किया। अब बोलोगे कि जर्मन संघ क्या है? तो जर्मन संघ से तात्पर्य यह है कि जिससे कि आपके ग्राम सभा में एक पंचायत भवन होता है, उस पंचायत भवन में लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ अपने निर्णय को लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से रहना चाहिए और क्या आगे का उपाय है। इसी प्रकार से नेपोलियन प्रथम ने पूरे जर्मन में एक जर्मन संघ की स्थापना किया। संघ से तात्पर्य है लोगों का इकट्ठा। तो संघ की स्थापना, जर्मन संघ की स्थापना किया और पूरे जर्मन को प्रोत्साहित करने का, एकत्रित करने का, एकजुट होने का प्रयत्न किया गया। तो यह कार्य किसके द्वारा किया गया? तो नेपोलियन प्रथम के द्वारा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन प्रथम के द्वारा जर्मन एकीकरण के समय में क्या क्या कार्य किए गए, तो जर्मन संघ की स्थापना किया गया। इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो जर्मन संघ की स्थापना किसने? नेपोलियन प्रथम ने जर्मन संघ की स्थापना किया। और यही जो जर्मन संघ है ना, जर्मन संघ के अनुसार ही जर्मन में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक भी नेपोलियन प्रथम को ही कहा जाता है। यानी कि जर्मन संघ की जब स्थापना कर दिए, तो जर्मन संघ की स्थापना करने के बाद में नेपोलियन प्रथम कर लीजिए या नेपोलियन बोनापार्ट को पूरे जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक, पूरे जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक कहा गया। पूरे जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक इसे कहा गया। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन और प्रकट करता हूँ। वह क्वेश्चन है इस प्रकार से कि जर्मनी का एकीकरण कब से होना प्रारंभ हो गया? यानी कि जर्मनी का एकीकरण कब से प्रारंभ हो गया? तो 1830 से लेकर के 1848 के बीच में जर्मनी में राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्रीयता एकीकरण की भावना उत्पन्न होने लगी। कब से? 1830 से लेकर के 48 ईस्वी के बीच में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होने लगी। और वही राष्ट्रीय एकता की भावना धीरे धीरे विशालकाय रूप ले ली, जिससे कि पूरे जर्मन एक संघ, एक शक्ति बन चुका। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे हम उन टाइम की जब जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की शुरुआत हुई थी। तो वह सन था 1830 से लेकर के 1848 ईस्वी के बीच। 1830 से लेकर के 1848 ईस्वी के बीच में पूरी जर्मनी
जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की शुरुआत होने लगी। अब जर्मनी में आर्थिक संघ की स्थापना भी किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, जर्मनी में राष्ट्रीय एकता की राष्ट्रीय आर्थिक संघ की स्थापना किया गया। अब आर्थिक संघ से आपको तात्पर्य होगा कि आर्थिक संघ क्या था, आर्थिक संघ से क्या तात्पर्य है। तो आर्थिक संघ वह होता है जिस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को पैसों की ज़रूरत हो गई तो उस आर्थिक मदद ले सकता था, यानी कि वहाँ से पैसे को ले सकता था और लोगों में मदद करने का प्रयास कर सकता था। तो वही आर्थिक संघ था कि जिससे लोगों को मदद करने का प्रयास किया जाए। यदि आप लोग आर्थिक संघ से तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति लोगों का मदद करेगा तो उस व्यक्ति के प्रति लोगों का झुकाव, लोगों का अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा। तो इसीलिए आर्थिक संघ की स्थापना किया गया। अब उसके हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान था। जर्मनी के एकीकरण में किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान था, तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किन चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जर्मनी पूरे 31 प्रांतों में विभक्त था और उनको इकट्ठा करना था। इकट्ठा किस प्रकार से किया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति पैदल यदि चलेगा तो पूरे जर्मनी को तो भ्रमण नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ का जो रेल सुविधा थी वह जर्मनी में एकीकरण के लिए सबसे लाभान्वित बताया गया। जो रेल सेवा थी, रेलवे जर्मनी के एकीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यानी कि रेलवे जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अब जर्मनी में एक यानी कि रेल जो थी, रेल ने बहुत ही अच्छा भूमिका निभाया जर्मनी के एकीकरण के लिए। अब जर्मनी के एकीकरण के बाद में कुछ ऐसे शख्स आए, कुछ ऐसे कवि आए, कुछ ऐसे साहित्यकार आए जिन्होंने अपने रचनाओं की वजह से, अपने साहित्यों की वजह से पूरी जर्मनी को एक करने का प्रयास किया, पूरे जर्मनी में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने का प्रयास किया। तो उनसे हम बात करेंगे कि जैसे कि जर्मनी जो था, जर्मनी में कुछ साहित्य कवि आते हैं और उन कवियों के द्वारा ही जर्मनी को एक राष्ट्रीय एकता होने की भावना को जागृत किया गया। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं कि जर्मनी के एकीकरण का कारण किसे, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बिस्मार्क को। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन डेवलप होता है, उसको बताते हैं। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क। अब आगे के क्वेश्चन होता है कि जो इटली था, इटली के एकीकरण का इटली का बिस्मार्क किसे कहा गया? इटली का बिस्मार्क किसे कहा गया? तो इटली के एकीकरण का बिस्मार्क आप नाम सुने होंगे, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, गैरीबाल्डी, यानी कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता है। अब इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को। अब इटली के बिस्मार्क के बाद में हमारा आता है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे भारत का बिस्मार्क कहा गया।
बिस्मार्क से तात्पर्य होता है कि पूरी इटली को, यानी कि पूरे अपने भारत या अपने राष्ट्र के लिए एकजुट होना, एक बिस्मार्क, एक विशालकाय बिस्मार्क के रूप में खड़ा होना। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इटली का जो जर्मनी का जो संविधान था, जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है। तो जर्मनी के संविधान को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है। तो जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। वाइमर संविधान जर्मनी के संविधान को कहा जाता है। अब आपको दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया था। तो जर्मनी के संविधान से भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान लिया गया था। आपातकाल के प्रावधान में यह लिया गया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भारत के सभी नागरिकों का मूल अधिकार समाप्त हो जाएगा, सिवाय 1922 के अलावा। इस प्रकार से यहाँ से इसके संविधान से लिया गया था। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है, तो वाइमर संविधान कहा जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि 1886 ईस्वी में राष्ट्रीयता यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। तो देखिए जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, इतना तो आपको मालूम होगा। अब हम लोग चलते हैं कि 1862 में प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। कब? 1862 में। 1862 में प्रसा के शासक 1862 में प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। चांसलर से क्या तात्पर्य होता है? चांसलर से होता है PM, यानी कि जिस प्रकार से हमारा प्रधानमंत्री होता है उसी प्रकार से जर्मनी में चांसलर होते हैं। तो चांसलर से तात्पर्य यही है कि 1862 में प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट ने बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे हमारा क्या है, क्वेश्चन बनता है आगे कि 1866 में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच 1866 में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच एक युद्ध होता है। सेराजोवा का युद्ध कहते हैं उसे, सेराजोवा का युद्ध होता है। अब इस सेराजोवा का जो युद्ध होता है, अब इस सेराजोवा के युद्ध में क्या होता है, यानी कि 1866 में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच, प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर सेराजोवा का नाम दिया गया, सेराजोवा का युद्ध नाम दिया गया। अब इस सेराजोवा के युद्ध में क्या होता है कि ऑस्ट्रिया को हार का सामना करना पड़ता है और प्रसा के शासक विलियम फर्स्ट जीत जाते हैं। और विलियम फर्स्ट के जीतने के पश्चात में पूरे ऑस्ट्रिया को आपस में मिलाने का कार्य कर दिए, यानी कि जो ऑस्ट्रिया है उसको अपने जर्मनी में मिलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो प्रसा के शासक किसे कहा गया, प्रसा के शासक क्या नाम था उनका, तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने सेराजोवा का युद्ध
किया था। बस इतना। अब आगे चलते हैं कि 1870 में प्रसा एवं फ्रांस के बीच में युद्ध होता है, जिससे फ्रांस की हार हो जाती है। 1870 ईस्वी में प्रसा के शासक और 1870 ईस्वी में प्रसा के शासक और फ्रांस के बीच एक युद्ध होता है जिसमें फ्रांस की हार हो जाती है। फ्रांस की हार हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखा कि फ्रांस की हार किससे होती है। तो प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने फ्रांस को हरा देते हैं और अपने आप को जीत हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ से सबसे अंतिम क्वेश्चन यहाँ से एक प्रकार से डेवलप होता है कि जो जर्मनी का एकीकरण होता है किस युद्ध के साथ समाप्त होता है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ये जो था, हाँ, ये फ्रांस की हार जो होती है, तो फ्रांस की हार होने के पश्चात में फ्रैंकफर्ट एक संधि होती है और उस संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होती है। तो हम आपको बता चुके हैं कि किस प्रकार से पूरे जर्मनी का एकीकरण होता है। तो यहाँ पर हम लोग 2-4 क्वेश्चन जल्द से क्लियर कर देते हैं कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? बिस्मार्क को। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इटली के बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो काउंट काबू को कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। और इटली के एकीकरण का मुख्य कारण क्या था? भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार। और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? तो रेलवे ने। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्लियर करते हैं और अपने क्लास को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।